कल आप लोगों से नाड़ी दोष के विषय में चर्चा हुई थी। आज हम अगले स्टेप पर जाएंगे, जो वो भी महत्वपूर्ण है। नाड़ी दोष में बताया था आपको 8 नंबर्स मिलते हैं। अगर नाड़ी दोष हो जाए तो वहां पे 8 में से 0 नंबर मिलता है। अगला है हमारा भकुट दोष। ये भकुट दोष जो होता है, इसमें 7 नंबर मिलते हैं। और इसका क्या मतलब है और भकुट दोष का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये राशियों में अगर इक्वेशनली लड़के की राशि और लड़की की राशि सही ढंग से नहीं बैठती है तो भकुट दोष बनता है। भकुट दोष क्या है? 3 दोष आपको बड़े ढंग से समझने हैं। द्वि द्वादश, दूसरा है षडाष्टक। षडाष्टक मतलब छठा आठवां। द्विद्वादश दूसरा और 12वां। तीसरा है नव पंचम, यानी 5 9। कुछ भी कर दें, 9 5 कर दें, 5 9 कर दें, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि द्विद्वादश है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का मेष राशि का है और लड़की मीन राशि की है, या लड़का मेष राशि का है, लड़की वृष राशि की है, तो ये द्विद्वादश योग बन गया। यानी लड़का मेष नंबर 1 वाली राशि में है और लड़की अगर वृष राशि में हो गई तो भी द्विद्वादश बन गया, और लड़की पीछे जाकर के मीन राशि में अगर हो गई तो भी ये योग का निर्माण हो गया। तो द्विद्वादश योग भकुट दोष माना जाएगा और 7 में से उसको 0 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से सड़ा अष्टक, छठा और 8वां, अगर लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि कन्या आ गई तो आप अगर गिनती करेंगे तो मेष से कन्या तक गिनेंगे तो 6 नंबर आएगा, और कन्या से मेष तक गिनने पर 8 नंबर आ जाता है। तो यह षडाष्टक योग कहलाता है और षडाष्टक योग में भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नवम पंचम योग, लड़के की राशि मान लो मेष है और लड़की की राशि धनु है, तो अगर मेष से धनु तक गिनेंगे तो 9 आएगा, और 9 से मेष तक गिनेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 चीजों को याद रखना। परंतु अगर राशि समान हो, मान लीजिए लड़के की राशि मेष, लड़की की राशि भी मेष, तो ये दोष नहीं लगता। त्रि एकादश संबंध हो, मतलब 3 और 11, लड़के की राशि से लड़की की राशि 11वें स्थान पर हो तो त्रि एकादश संबंध बन जाता है, वो भकुट दोष नहीं होता। इसी प्रकार से चतुर्थ दशम, यानी चौथा और 10वां, लड़के की राशि से लड़की की राशि 10वें स्थान पर हो तो भी ये दोष नहीं लगता। तो आपको इस प्रकार से, पर मेनली आपने याद रखने वो जिनसे दोष लगता है। अब हम ये चर्चा करें ये भकुट दोष में होता क्या है। ये तो एक टेक्निकल पॉइंट था कि द्विद्वादश षडाष्टक नव पंचक से दोष लग गया, कैसे तो इसका परिहार हो
और कैसे इसका दोष निवारण हो, कैसे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मूल चीज के ऊपर ध्यान देना है। आखिर ऋषि ने ये भकुट दोष के बारे में ये ऐसा नियम क्यों बनाया। ये भकुट दोष राशियों के कारण आ रहा है, राशियों के कारण आ रहा है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द राशि, जॉडियक साइन। अब मुझे आप में से ये समझाए कोई कि ये राशि क्या शो करती है। जो हम कहते हैं, जैसे मैं कह देता हूं मेरी राशि मेष है, आप कह देते हो जी वृष है, किसी की सिंह है। तो ये राशियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं? चंद्रमा को सर, मून को। मून को रिप्रेजेंट करती है। ठीक बात है। ये तो विश्वामित्र उसको ही दिखाता है कि भाई, पर इसका काम क्या है। जैसे आप मुझे कहें भाई मैं, मन की टेंडेंसी। सर ये जो भी हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं ना, उनकी चीजों के बारे में हमारी राशियां बताती है। रिकॉर्डिंग है ये हमारी, मतलब पुराने। सचिन ने बड़ा अच्छा बताया और नितिन जी ने भी बड़ा अच्छा बताया। देखो, ये आपके मन में क्या स्वार है, क्या चीज चलती रहती है, आपके मन को पूरा का पूरा पोर्ट्रेट किया गया है राशि के माध्यम से। और ये मन का निर्माण ऐसा क्यों हुआ? ये पास्ट लाइफ के कार्मिक संबंधों के कारण है। एक व्यक्ति मार काट के मन में सोचता रहता है और एक दूसरा व्यक्ति शांति की बात सोचता रहता है। एक व्यक्ति प्रेम और रोमांस के बारे में सोचता रहता है और एक व्यक्ति भक्ति भाव के बारे में सोचता रहता है। तो एक प्रकार से इस पूरी दुनिया को 12 प्रकार के पुरुष और स्त्रियों को बांट दिया गया। भाई टोटल 12 टाइप के स्त्री और पुरुष ही हैं इस संसार में। अब एक कैटेगरी मेष की बना दी, दूसरी कैटेगरी वृष की बना दी, ऐसे 12 बना दी। तो मेष का मन जो होगा वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक तरीके से सोचेगा, मीन का मन एक स्पेसिफिक तरीके से सोचेगा। अब मन जो है एक ऐसी चीज है, ये दूसरा इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। अब रविंदर जी अंदर मन से कैसे सोचते हैं, ये दूसरा कैसे पता कोई लगाएगा? उसके पास कोई टूल ही नहीं है पता लगाने के लिए। क्योंकि हो सकता है रविंदर जी बड़ा मीठा बोलते हो तो आपको लगे कि बहुत मीठा बोलते हैं। वो तो पब्लिक का एक फ्रेम है। पब्लिक के बीच में व्यक्ति अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। मन जो है बहुत गहरे धरातल की चीज है। हर आदमी अपने मन की 90% बातें दबा लेता है। दबाने के पीछे उसका उद्देश्य विशेष है कि एक तो समाज में एक सभ्यता है, उस सभ्यता को फॉलो करना होता है, नहीं तो समाज में असभ्य समाज का निर्माण होते देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने मन के विचारों को दबा लेता है, क्योंकि उसमें 90% तक गंध आ सकता है। गंध चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी का हो, चाहे वो षड्यंत्र का हो, या अपने शत्रुओं को बार बार मन में आए कि ये खत्म हो जाए, ये मर जाए, पर वो ये बातें दूसरों के सामने नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी इमेज खराब हो जाए। कई बार इंसान का मन कहता है यार ये आदमी बहुत बेकार है, इसने मुझे डेंट मार दिया, परमात्मा इसको मार दे, इसको समाप्त कर दे, या इसको सबक सिखा। ये मन का विचार है। अगर ये बात हम खुलेआम कहेंगे तो समाज भी अच्छा नहीं समझता इस पॉइंट को, और सामने वाले को पता चलेगा जिसके बारे में कह रहे हैं तो उसको और ज्यादा क्रोध आएगा, और ज्यादा एनिमिटी बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इस कारण से हम अपने मन की बातों को मन में रखते हैं, बताते नहीं। पर ज्योतिष एक ऐसा टूल है जो मन को ही रिप्रेजेंट करता है, और ज्योतिष में चंद्रमा के माध्यम से राशियों को, राशि के माध्यम से मन की गहराइयों तक पहुंचना बहुत आसान है। ज्योतिष आप क्यों पढ़ रहे हो? ज्योतिष इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप किसी के मन की बात को जान पाए।
अगर हमें पता करना है कि मोदी जी मन से कैसा सोचते हैं, तो हमारे पास कोई टूल नहीं है। नेता तो हर कोई ही अच्छा बोलता है, कोई गालियां देते थोड़ी कोई आता है, क्योंकि लोग वोट नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। वो गाली भी देगा तो इस तरीके से देगा कि लोगों को लगेगा अपना आदमी है, हमारे कारण ये दूसरों को गाली दे रहा है। कभी भी डायरेक्ट गाली इस तरीके से नहीं देगा। और हमारे पास तो टूल है ज्योतिष में, कि हमने फाइंड आउट करना है कि राशि कौन सी है, यानी चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है। उनके जन्म पत्रिका में केवल डेट ऑफ बर्थ से चंद्रमा पता लग जाता है, बेशक आपका टाइम ना पता हो। तो हमने पता किया तो पता चलता है कि भाई उस तारीख को जो है वृश्चिक राशि थी। तो उसमें क्या है कि हम अगर वृश्चिक राशि के एट्रीब्यूट्स को जान रहे हैं तो हम उन्हीं के मन की बात को भी समझ सकते हैं। एक साधन है। अब यहां पर जो भकुट दोष है, ये शादी से पूर्व लड़के और लड़की का मन कैसा है, ये उस बात पर विस्तार से चर्चा कर रहा है। अब लड़का किस एंगल से किस चीज को देखता है और लड़की किस सिचुएशन को किस एंगल से देखती है, अगर ये एंगल बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर दे तो ये दोनों को के मनों को कभी मिलने नहीं देता। जिन लोगों में भकुट दोष होता है उनके मन कभी नहीं मिलते। अब मन का मिलना क्या है, सारा खेल तो मन है। मन का स्वभाव क्या है, मन की डिजायर क्या है, मन हमेशा चाहता है सदा जवान बना रहे, सदा जीवन में खुशियां बरसती रहे और जिंदगी में सफलता मिलती रहे। ये मैक्सिमम हम सभी लोगों के मन का स्वभाव है। और जितना मिल गया उससे ज्यादा मिले, जितना हमने अचीव कर लिया उससे ज्यादा अचीवमेंट आती रहे। ये एक मन का स्वभाव है, मन का सोचने का सामान्य तरीका है। पर क्या आपका मन और आपकी पत्नी का मन एक ही तरह से सोचता है? तो जिन लोगों का नहीं सोचता है, पक्की बात है उनके अंदर भकुट दोष है। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि ये राशि पर डिपेंड कर रहा है और राशि मन को बात बताती है। मन ही जाने मन की बात और जान सके ना कोई। अगर दोनों के मन आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे की बात बिना भाषा के, बिना कम्युनिकेशन भी मन की बातों को पढ़ना सीख जाएंगे। यानी दो राशियां जब आपस में फ्रेंडली होती हैं तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। ये भकुट का कंसेप्ट है। दूसरा है भौतिक। भौतिक का मतलब मेटेरियलिस्टिक, फाइनेंस। क्या वे फाइनेंशियली एक दूसरे को हेल्प करेंगे? आप कभी कभी देखते हो कि पति बिल्कुल नहीं कमाता, पत्नी बहुत कमाती है, या आप देखते हो पत्नी बिल्कुल काम नहीं करती, पति काम करता है। ये भकुट दोष का दुष्परिणाम। अब ये जरूरी नहीं हिंदुस्तान के अंदर भाई पत्नी जो है नौकरी करे तो ही मानेंगे कि हम वो धन कमाती है। नहीं, वो घर को कितना ढंग से संवार के रखती है, वो घर में कितनी बचत करती है, घर में बहुत सारी चीजों का नव निर्माण करती है। ये अगर सारे काम करती है तो वो भी अर्निंग कर रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, घर में नौकर रख लिए, चाकर रख लिए और आपके पास कोई काम भी नहीं, सिर्फ शानो शौकत दिखाने के लिए केवल, तो वह पत्नी सिर्फ खर्चा कर रही है, कोई सहयोग नहीं कर रही। यह भकुट दोष का लक्षण है। क्या दोनों के मन एक दूसरे को समझ पाते हैं कि इस समय ये बेचारा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, किसी पीड़ा में है, किसी बीमारी में है, इस समय इसका मन खुश नहीं है, तो कैसे बिहेव करना है इसके साथ कि इसका मन खुश हो? अक्सर जिन पति पत्नी में इस चीज की लैकिंग रहती है वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं, यार ये क्या हुआ, ये तो हम एक दूसरे को समझते ही नहीं। जिसे आज की नई भाषा में
नव युवक कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? अंडरस्टैंडिंग तो कुंडली के माध्यम से हमने ढूंढी ही नहीं। हमने तो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर या फिजिकल अट्रैक्शन के आधार पर अपने जीवन साथी को चुन लिया या हमें चुनवा दिया गया, परंतु हमने राशि का ख्याल नहीं रखा। पर ज्योतिष एक ऐसा महान विषय है जो आपके हाथ में एक बेहतरीन टूल देता है कि इसका इस्तेमाल करके आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि भाई ये चीज बात बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो भकुट दोष के कारण लोग कई बार बहुत ज्यादा परेशान होते देखे गए 2 पॉइंट पर कि साहब ना तो धन में सहयोग दे रही हैं और ना मन में सहयोग दे रही है। ना धन है ना मन है, समझे? ना तो धन है और ना ही मन है, ना तो मन मिल रहा है ना धन मिल रहा है। तो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, या पति पत्नी में इमोशंस का संबंध नहीं बैठ रहा है, एक बैलेंस नहीं बन रहा है और ऊपर से धन भी नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति बहुत खराब हो जाती है और कई बार इसी स्थिति को लेकर के लड़का या लड़की आपस में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब द्विद्वादश का ही उदाहरण देख लो। द्विद्वादश दूसरा और 12वां, दोनों में अंतर ही कितना है। एक मेष राशि में बैठा, एक वृष राशि में बैठा, कितनी दूर बैठे, बहुत पास बैठे। ये वैसे पति पत्नी का जोड़ा है जो एक साथ कमर से कमर अपनी साथ भिड़ा करके बैठे, भिड़ा कर मिल करके बैठे, मतलब एक दूसरे को बड़े आराम से टच कर रहे हैं। बस फर्क ये है, ना वो उसकी तरफ देख रहा है ना वो उसकी तरफ देख रहा है, दोनों की दिशा ऐसी है। दैट इज कॉल्ड द द्विद्वादश संबंध, कि एक आदमी इस डायरेक्शन में देख रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में देख रहा है, और बैठे बिल्कुल साथ में, बिल्कुल चिपक के बैठे हुए, पीठ के सहारा बना करके। पीठ बना ली है पर ना वो उसकी तरफ देखता है ना वो उसकी तरफ देखता है। दैट इज कॉल्ड द्विद्वादश संबंध, कि वो पति पत्नी रहते एक छत के नीचे हैं, साथ रहते हैं, साथ दिखाई भी देते हैं, और एक का दिमाग इस दिशा में चल रहा, दूसरे का इस दिशा में चल रहा, मन का आपस में मिलन ही नहीं है। यह है द्विद्वादश संबंधों की कहानी। षडाष्टक, एक इस डायरेक्शन में दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे शास्त्रों में तो लिखा है एक आदमी षडाष्टक अगर होगा तो एक दूसरा जीवन साथी शत्रु का काम करेगा, दूसरा उसकी मृत्यु के लिए काम करेगा। दैट इज ए षडाष्टक। जैसे मेष राशि और कन्या राशि षडाष्टक संबंध है। कभी कभी किसी को कई बार फीलिंग आती है कि हमारा जीवन साथी हमारा शत्रु है, और बिल्कुल ऐसे ही बिहेव लगता है उसको कि यार जैसे मुझे तो तेरे होते हुए दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये भकुट दोष है। नवम पंचम, अब नवम भी बहुत बढ़िया और पंचम भी बहुत बढ़िया। अब नवम भी जो है हायर एजुकेशन है, पंचम भी अद्भुत ज्ञान। स्वीकारिता नहीं है, वो कहता है मैं ज्यादा इंटेलिजेंट, वो कहता है मैं ज्यादा इंटेलिजेंट। हो गई ना समस्या। मन एक दूसरे में इंटेलिजेंस खोज रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं खोज रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से कंपटीशन करके बैठे हुए, कौन कितना इंटेलिजेंट, कौन कितना सक्सेसफुल। ये कंपटीशन वाली बात है, इट्स नॉट ए गुड पॉइंट। आप 7 नंबर लूज कर जाओ, 7 नंबर लूज कर जाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। अब आप में से हैंड रेज कीजिए और अपने हस्बैंड वाइफ की कुंडली को लगाइए, और थोड़ा सा कोई क्वेश्चन करना चाहता है क्वेश्चन कीजिए, फिर उस पर और डिस्कशन। हैंड रेज कर सकते हैं आप में से बहुत लोग, किसी ने नहीं पूछा? हम अगले विचार पे चलेंगे। वाइफ की कुंडली नहीं है तो गुरु जी क्या पूछे? कोई बात नहीं, बच्चों के लिए। सर सर एक चीज पूछना था, जैसे षडाष्टक में जी अगर
मेष राशि और वृश्चिक ये दोनों भी षडाष्टक हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी। तो इसमें लॉर्डशिप से कोई लेना देना नहीं है। लॉर्डशिप से ये देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है या कम नेगेटिव है। अच्छा। अगर मान लो मित्रता है राशियों में, जैसे मेष राशि और दूसरे की वृश्चिक राशि, जी तो एक ही राशि है, मतलब इनका दोनों का लॉर्ड जो है मंगल हो गया, जी। तो दोष तो बना, हम्म। परंतु इसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। अच्छा। जैसे किसी की सिंह राशि और फिर सिंह से पहुंच जाओ धनु पे, दूसरे की हो गई धनु राशि। अब सिंह राशि सूर्य की और धनु राशि गुरु की, तो दोनों में मित्रता हो गई, तो ये तो बना पर डाउन हो जाएगी इंटेंसिटी। अच्छा। राशि की अगर आपस में मित्रता हो, राशि में, राशि का मतलब होता है राशि का स्वामी, जी राशि का स्वामी अगर आपस में मित्र हो तो ये थोड़ा डाउन हो जाता है, पर नंबर नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि भाई 3.5 नंबर दे दो चलो कोई बात, वो तो गया जीरो ही आएगा। पर प्रैक्टिकल लाइफ में पर उसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा अगर राशियों में मित्रता है। राशियों में मित्रता का मतलब राशियों के स्वामी में मित्रता है। इवन राशियों के नवमांश में भी मित्रता होती है तो थोड़ा इंटेंसिटी डाउन हो जाता है। काफी वेटेज है इन दोनों की। हाँ जी, अभी एक की और वेटेज आएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहला नियम ये देखने का है इस कुंडलिनी चक्र, इसको सॉरी कुंडलिनी दिमाग में आ गया, कुंडली को, मैंने अष्टकूट को, सबसे पहले आपका नाड़ी दोष पे ध्यान जाना चाहिए। अगर नाड़ी शुद्ध है, ध्यान रखें, नाड़ी यदि शुद्ध है तो फिर विचार करना चाहिए भकुट दोष पे। अगर भकुट शुद्ध है तो फिर आपको विचार अन्य चीज के ऊपर करना चाहिए। और ग्रह मैत्री में पूरे नंबर अगर मिले हुए हैं, 5 नंबर मिलते हैं उसमें, तो भी कई बार इसके दोष को, भकुट को, ये काफी डाउन कर देता है बात को जी तो। सर, एक चीज और पूछना था हाँ जी बताइए। कि सर नव पंचम का अभी जैसे आपने बताया, तो नव पंचम तो आपस में त्रिकोण है और त्रिकोण की तो शुभता जग जाहिर है, तो फिर ये संबंध खराब क्यों होता है? मैंने अभी समझाया, जी दोनों एक दूसरे के इंटेलिजेंस को स्वीकार नहीं करते, वो अपने आप को इंटेलिजेंस समझता है, वो अपने आप को। पंचम का संबंध भी बुद्धि से है और जी। नवम का संबंध हायर लेवल की एजुकेशन से है, तो कोई झुकने को तैयार नहीं। सिंह मतलब पंचम का स्वामी सूर्य और नवम का स्वामी गुरु। अब गुरु कहे मैं कोई कम थोड़ी, उधर से वो कहे मैं राजा हूं, मैं थोड़ी नीचे गिरूंगा, तो दोनों की स्वीकारिकता नहीं है। समझे बात को? तो जी ये जो है, जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, कई बार दो अच्छे लोग भी अच्छी मैरिड लाइफ को नहीं जी पाते। अगर आप इंडिविजुअली लड़के से मिलेंगे तो आप कहेंगे लड़का बहुत अच्छा है, लड़की से मिलेंगे कहेंगे बहुत अच्छी है भाई, दोस्त तो कोई है ही नहीं। कई बार ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनमें कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं का मतलब जैसे लड़के में कोई ऐब नहीं है, बीड़ी का, सिगरेट का, दारू का, नशे का, जुए का, औरतबाजी का कोई ऐब नहीं है। कोई दाग धब्बा पीछे नहीं लगा हुआ कि किसी ने उसके करैक्टर के ऊपर उंगली उठाई हो, ऐसा कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है। और बंदा वास्तव में व्यवहारिक रूप से शरीफ है, सज्जन। और लड़की भी सेम है। ऐसे ऐसे केस मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे, उनकी भी आपस में नहीं बन रही। और किस बात पे नहीं बन रही? अब वो दारू पी के मारा पीटी तो हो नहीं रही, किस बात पे नहीं बन रही? ईगो क्लैश। ईगो के क्लैश होने से बहुत सारे संबंध प्रभावित हो जाते हैं। वो कहता है मैं नहीं झुकूंगा, वो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। अच्छाई अच्छाई में नेगेटिव हो गया। टू मच गुड इज नॉट सो गुड, तो ज्यादा अच्छाई की तरफ आ गया, वो भी अच्छा नहीं है। तो नव पंचम संबंध बाकी तो ऐसे सर उसको ठीक देखेंगे। सामान्य स्थिति में जब आप दो लोगों को नहीं मैच करा रहे तो संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर। कुंडली जी में, सर। कुंडली जी में जैसे अगर हम कहेंगे पंचमेश की दशा चल गई और अंतर दशा भी चल गई नवमेश की, जी इट्स वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू।
ठीक सर। तो वो इंडिविजुअल चार्ट में नवम पंचम लगन नवम कुछ भी मान लीजिए, ये फ्रेंडली होते हैं, ऑलवेज फ्रेंडली हैं। सर इसको ये मान लेना कि कोई सर इसको लगन ये मान लेना कि उसमें मित्रता मिलेगी। लगन पंचम में, पंचम नवम में, नवम लगन में आपको मित्रता मिलेगी ही मिलेगी। ये कंसेप्ट ऑफ ट्रायो है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रायो का मतलब त्रिकोण। त्रिकोण की राशियों के लॉर्ड आपस में फ्रेंडली होते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इनके राशिनाथ हमेशा फ्रेंड मिलेंगे। आप किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में कैसे लगा के देख लीजिए। और इस ट्रायो के कंसेप्ट का मतलब है ये गुप्त रूप से एक दूसरे को मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे लगन पंचम को मदद देगा और पंचम लगन को मदद देगा, लगन नवम को मदद देगा, नवम लगन को मदद देगा, मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे को मदद पहुंचाने का काम करते। कैसे? फर्स्ट भाव आपका दिमाग का, फर्स्ट भाव दिमाग का। पंचम भाव क्या है? ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज को ग्रैप्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनके पंचम भाव से डिसाइड होगा। जैसे कई बार लोग क्लास में आते हैं, ज्योतिष सीखते हैं और थोड़ा सा भी टिपिकल विषय हो जाता है, क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। ये उनके पंचम की प्रॉब्लम है, ये टीचर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका पंचम फंसा पड़ा है तो वो कहीं भी जाएंगे, सीखने में नई नॉलेज उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हर जगह से भागेंगे वो, क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर उनकी कमजोर है। नवम हायर एजुकेशन भी और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी। अब जिस आदमी के साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा, जब ही तो वो व्यक्ति तरक्की उन्नति करेगा। अब ये तीनों चीजें एक मिलकर के करेंगी। अब किसी का लगन तो अच्छा हो जाए, पंचम बेकार हो जाए, नवम भी बेकार हो जाए, तो फिर क्या बात होगी? वो लगन भी बेकार हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा। उस बुद्धि का क्या फायदा जब वो बुद्धि से कुछ नई चीजों को अप्लाई ना कर सके। तो सर ऐसे में ये दोनों को ठीक नहीं करेगा लग्न, पंचम और नवम को? सचिन, आप दूसरे की मदद उतनी ही कर पाओगे ना जितनी आप में ताकत होगी। जरूरी थोड़ी आप हमेशा ताकतवर रहोगे, वो तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पर ये डिवाइन साइंस है, जिसका लग्नेश कमजोर होगा या लग्नेश अगर ताकतवर हो गया तो पंचम नवम में ऑटोमेटिक ठीक मिलेंगे आपको। लग्नेश कमजोर हो जाएगा तो पंचम में भी गड़बड़ मिलनी है, नवम में भी गड़बड़ मिलनी है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं होगा लग्नेश उच्च का हो गया, पंचम फेल है और नवम फेल है, ऐसा नहीं होता। भाई सलमान खान का लग्नेश मंगल दसम भाव में बैठा है, भाई लग्नेश मजबूत हो गया, पर क्या नवमेश कमजोर है क्या? पिता उसका जीवित है, भाग्य उसका बहुत अच्छा है, भाई एक मैरिज ही तो नहीं हुई, और क्या कमी है? और ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैरिज के सुख में कभी कमी आई है, भाई शादी लीगल रूप से ही तो नहीं हुई, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है, वो सप्तम का कंसेप्ट है, वो 12वें का कंसेप्ट है, पर बाकी लगन पंचम नवम में कहाँ कमी है? वो जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो आती पंचम से है। एंटरटेनमेंट, वो तो फिफ्थ हाउस का विषय है, और उसने खूब कमाया भी और अपना नाम भी कमाया उसने। तो लगन मजबूत है तो पंचम नवम अपने आप सेट हो गए, लगन पिट गया तो पंचम नवम अपने आप पिट जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये तो इट्स ए कंसेप्ट ऑफ ट्रायो, ये ट्रायंगल का कंसेप्ट है ये ज्योतिष के अंदर। एक गड़बड़ाएगा दोनों और दो गड़बड़ा गए तो मामला, वो दोनों बुरे जो है मिलके एक अकेले ठीक को खराब कर देते हैं, वो एक दूसरे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बराबर बराबर। तो जिसके कारण जो अगर थोड़ा बहुत ताकत भी रखता है तो वो इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दिखा पाता। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था, अगर जो इनमें ग्रह बैठे होंगे, जो ये योग बताया आपने द्विद्वादश षडाष्टक, वो भी अपना अपना असर दिखाएंगे, और अगर वो ग्रह मैत्री वाले हो, मतलब नेचुरल बेनिफिक हो, तो भी असर दिखेगा उसके अंदर? असर तो दिखे ही देगा ही देगा।
मैंने जैसे बताया ना, कम या ज्यादा का असर है बस। ये बहुत ज्यादा दिखाए, मान लो षडाष्टक है, काफी टफ माना जाता है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जैसे कि आपने बताया कि नाड़ी दोष में 8 नंबर आएंगे, नहीं तो 0 हो जाएगा, और इधर भकूट में 7 नंबर आएंगे या 0 हो जाएगा। जैसे कई कुंडलियों का हम सॉफ्टवेयर पे मैच करते हैं तो 7 में से 3.5, 7 में से 5, नहीं 7 नहीं में से 4, नहीं 8 में से, वो क्या नहीं, सीन है? ऐसा नहीं होगा। देखो तो सही, पहले आ रहा है आपके? नहीं, मेरे तो 8 ही आ रहे हैं, 7, 6, 7, 8 तीनों ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये दूसरे नहीं, ऐसे हवा में नहीं है। कोई बताओ एग्जांपल, जब भी मैं कहूंगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मतलब ये या तो 7 आएगा या 0 आएगा। बस 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 बस, ठीक है ना? ऐसा नहीं मिलना, आप टेंशन मत लो। 3.5 नहीं मिल रहे साथ में। ठीक। बीच बीच की कोई नाड़ी नहीं है मिड मिड में। बीच का कोई रास्ता नहीं है। जी ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है? चलिए, नहीं है। अब अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम लोग चलते हैं, और वो है आपका योनि विचार। इसमें 14 टाइप के प्रतीक के रूप में जानवर वगैरह दिए गए होते हैं। जैसे हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, नेवला है, समझे बात में, भेड़ है। ये 14 टाइप के एनिमल्स दिए होते हैं। पर ये योनि विचार है। तो योनि विचार का नाम आते ही दिमाग में सीधा सीधा समझ में आ जाता है, डेट्स फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाता है कि दोनों पति पत्नी फिजिकली कितने कंपेटेबल हैं एक दूसरे के, या दूसरी भाषा में दोनों एक दूसरे को फिजिकली कितना सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं। ये योनि विचार से आता है। इसमें 4 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। अब इसमें 50% के लिए 2 नंबर मिल गए तो 50%, 3 नंबर मिल गए तो 75%, 1 नंबर मिल गया तो 25%। तो ऐसे परसेंटेज कर लो, और कुछ ना मिले तो 0 आ जाए तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 2 नंबर तो मिलने ही चाहिए, नहीं तो बड़ा बुरा हाल होता है। बल्कि 2 नंबर में भी एक एज के बाद आकर के दोनों की कंपेटेबिलिटी रिलेशनशिप की बिगड़ जाती है। 3 नंबर ठीक है, नहीं मिलने तो 4 ही चाहिए। अब ये योनि विचार का मतलब क्या है? ये क्या मतलब हुआ भाई? कुत्ता है, भेड़ है, ये एट्रीब्यूट्स को दिखाता है उस जानवर के माध्यम से। एक्चुअली में अध्यात्म में काम वासना को जानवर से ही तुलना की कि काम वासना में जैसे जानवर कभी भी बिना सोच विचार के रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप बनाने के बाद वो कभी पालना में ज्यादा पालना पुलना नहीं करते अपने परिवार की। कुछ छोटी मोटी कर दी, जब बच्चा है वो अपने इंडिपेंडेंट जल्दी करा और अपने दूर रहो। ये नहीं, ये मेरी मामी है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा फूफा, उन चक्रों में नहीं पड़ते हो। तो उसी प्रकार से जिस जानवर की डिजायर जो है वो उतना ही ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा, आपस की मित्रता। ये जो मित्रता है कि दोनों की कंपेटेबिलिटी को शो करती है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये आपके नक्षत्रों पर करता है। जैसे एक उदाहरण दूंगा, अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी योनि, अश्विनी नक्षत्र और अश्व योनि ये भी होती है। अब ये अश्व योनि क्या दिखाती है? ये तो दिखाते हैं जो अश्विनी नक्षत्र का होगा अश्व योनि का व्यक्ति है। आप अगर नक्षत्रों को देखेंगे तो इनके साथ योनि का भी सारा हिसाब किताब लिखा होता है। पर मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं आपको कि ये योनि विचार का मामला क्या है क्या नहीं है। तो आपने ये समझ लेना है कि अश्व योनि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? स्टेमिना। घोड़े में क्या चीज है भाई? ताकत है, स्टेमिना है उसका। और घोड़े की एबिलिटी जो मानी जाती है सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरा,
अश्व की काबिलियत रहती है कि वो यंग एज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सेक्सुअल डिजायर भी बड़ी स्ट्रांग होती है। इसी प्रकार से सरपेंट जो होता है यानी सर्प जो होता है उसमें भी डिजायर ज्यादा होती है। ये दो चीजें पता करता है, एक तो दोनों में कंपेटिबिलिटी है या नहीं सेक्सुअली, दूसरा ये कहीं ये मामला गड़बड़ तो नहीं है कि किसी की डिजायर ऐसा ना हो, दो लोगों को ऐसे को जोड़ दिया जाए कि एक की इच्छा बहुत ऊंची है दूसरे की बहुत नीची है, तो वो आपस में एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए क्योंकि दोनों के डिजायर लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। तो कंपेटेबिलिटी का मतलब ही ये है कि आप तुलना कर रहे हो यानी तराजू में तोल रहे हो, एक पलड़े में लड़के को एक में लड़की को, और तराजू बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। ये इस अष्टकूट मिलान का उद्देश्य है, समझ रहे हो बात को। तो दोनों में एनर्जी का लेवल मीन्स सेक्सुअल एनर्जी दोनों में बराबर की होनी चाहिए, अदरवाइज समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और ये समस्या पे मैं इसलिए जानबूझ के आपको ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से अक्सर मैक्सिमम तलाक हो जाते हैं, मैक्सिमम तलाक इसकी वजह से होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप जान करके हैरान होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह सबसे प्रमुख वजह यही होती है। अगर अपने जीवन साथी से यौन विचार में नंबर कम मिलते हैं तो उनके वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस वैसे ही बढ़ जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अब ये सीधा सीधा कंसेप्ट है कि साहब एक से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब अपने जीवन साथी के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं, तो अपने जैसा एक आदमी ढूंढ लेगा, वो अपने ही से विचारों से मिलता हुआ या अपनी एनर्जी का आदमी ढूंढ लेगा कोई। तो वो चीज जो है रिलेशनशिप को तोड़ने का कगार पे आ जाती है, और जिस दिन भी पकड़ा जाएगा उस दिन मैरिज टूट जाएगी या टूटने के कगार पर आ जाएगी। तो ये नहीं होता कि भाई एक आदमी अपने आप को बिल्कुल फिट समझता है और वो सामने वाला भी, वो कई बार ये चीज काम नहीं करती है। बेशक मैंने ये कई बार ये भी पाया है मर्द में इम्पोर्टेंसी नहीं है, मर्द में इम्पोर्टेंसी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी उसकी वाइफ का अफेयर चला करके चालू कर लिया, शुरू कर लिया। अब अक्सर गलती कहाँ करते हैं हस्बैंड वाइफ में, अगर ये चल जाता है तो वो कहते हैं जी उसमें गुस्सा ज्यादा है या उसकी ईगो ज्यादा है। इस चक्कर में को वो बहाना मार करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देते हैं। ये मैं इसको बहाना शब्द कहता हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम दूसरी है जो अंदर छिपी हुई है। हम सभी लोग कामुकता के बने हुए पुतले हैं और ये कामुकता बचपन से आ गई है हमारे अंदर। जिस दिन हम पैदा हुए वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर परमात्मा ने डाल करके बड़ा किया है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, फिर वही ज्योतिष का टूल का इस्तेमाल, आपको एनर्जी मैच करनी है। या इनके फिजिकल रिलेशनशिप की एनर्जी बराबर है, कॉम्पिटेंसी है, तो वो काफी हद तक कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दोष को कम कर देगा, ना के बराबर कर देगा। मैक्सिमम मैंने देखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जो है ये चीज बहुत ज्यादा वर्क कर जाती है। समझिए बात को। कोई प्रश्न हो तो इससे रिलेटेड बताइए। इसकी कोई रेमेडी तो होती नहीं होगी फिर? रेमेडी तो है। अच्छा सर बताइए जी। सर पहले तो ये समझाने के लिए मतलब ये इसको मैच मतलब ये हम क्या पता चल सकता है, ये सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा 25%, 1 अंक 2 अंक 3 अंक? सिंपल सचिन सुनिए बात, 4 नंबर है टोटल नंबर पूरे। अब मान लो उसके 3 आ गए, 4 में से उसने 3 प्राप्त कर लिए तो 75% कंपेटेबिलिटी बन गई।
अब 2 आ गए किसी कपल के तो 50% बन गई। हाँ। अब किसी का एक ही नंबर मिला है वो 25% पे आ गया। अब जिसका 0 मिला उसके पास है ही नहीं कंपेटेबिलिटी। जैसे सर नाड़ी दोष में हमने नक्षत्र से देख लिया था कि एक ऐसा कैटेगराइजेशन, क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो इसको नक्षत्रों को मतलब देखा जाएगा कैसे सर। कैसे पता चले फिर ये, अगर हम मतलब टेबल बनी हुई है, टेबल बनी हुई है ना सचिन। अच्छा, तो टेबल पर देख उसके वो लेंगे हम। सीरीज ही है, वो सीरीज है पूरी, उसमें कोई टेक्निक नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं आपको जब समझाता कि जब कोई टेक्निक हो, जैसे कल नाड़ी वाले में टेक्निक थी वो कि भाई इसको ऐसे ऐसे बना लो, और वो एक टेक्निक बना दी, आड़ी हो गई, मध्य हो गई या अंधे हो गए। अब इसमें कोई टेक्निक तो है नहीं, तो मैं क्या बताऊं, है ना। तो कहीं अच्छा मैं तो सीरीज पूछ मतलब जाऊंगा कि ये इसके साथ है कि या इसके साथ है। नहीं, टेबल तो फिर हम सर्च कर लेंगे, गूगल से मिल जाएगा। बड़े आराम से, ठीक। इजी इजी इजी। ठीक ठीक, उसमें ये होगा इससे कंपेटेबिलिटी इतने % है इस नहीं ये तो आप सबके सॉफ्टवेयर में है, ये तो कंपेटेबिलिटी अगर 4 में से कितने नंबर मिले तो अभी डालोगे तो अभी मिल जाएगी। हाँ। और अगर आप नक्षत्र से रिलेट करना चाहते तो भी आप गूगल पे डाल देंगे तो हो जाएगा। केवल योनि विचार लिखिए, योनि विचार इन एस्ट्रोलॉजी, तो उसी में आ जाएगा। और गुरु जी इसकी शादी हो गई वो क्या करें आप? नहीं देखिए, अगर शादी हो जाए तो इसमें है ना बड़े समझदारी से काम लेना चाहिए कि जो पहले तो देखना चाहिए प्रॉब्लम है क्या। अगर डिजायर का लेवल एक का ज्यादा है और एक का कम है तो जिसका ज्यादा है उसको फिर डाउन करने का उपाय करना चाहिए, और जिसका कम है उसको थोड़ा सा पावर देनी चाहिए बढ़ाने के ऊपर। वो ग्रहों से देखा, वो ग्रहों से आएगा। शुक्र और बुध देखना पड़ेगा। शुक्र देखना पड़ेगा और मंगल। शुक्र और मंगल। हाँ जी सर, लड़की का मंगल और लड़के का शुक्र। हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए अगर जिनका शुक्र कमजोर होता है उनमें डिजायर कम होती है लड़के में। ऐसे ही लड़की में अगर मंगल कमजोर है तो उसमें डिजायर कम हो जाती है। वाइस वर्सा होगा, अगर मंगल। गुरु जी ने बताया था बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो डिजायर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जी बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए? नहीं प्रदीप जी, आपने शायद गलत नोट कर लिया। बुध और शनि एक साथ बैठ जाएं। अच्छा, बुध और शनि हो। हाँ, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है जी। बुध और शनि बैठ जाए तो डिजायर कम हो जाएगा। हाँ वही तो बताया। हो सकता है योग है ना सर। हाँ अगर सर जैसे मंगल लड़की का स्ट्रॉन्ग है बहुत। भाई शनि जो है कोल्ड प्लेनेट है, शनि सबसे ठंडा बर्फीला ग्रह है। अगर शनि पे देखेंगे तो जाकर के अगर खगोलीय हिसाब से देखें तो वहाँ अंधकार है और वहां पे बर्फीले तूफान चलते रहते हैं, एस्ट्रोनॉमी की भाषा में बात करें तो। और हमसे बहुत ज्यादा दूर है शनि, ठंडा प्लेनेट। हाँ बोलिए सचिन। सर जैसे अभी हमने बात की कि मंगल वीक होगा या तो डिजायर कम होगी, शुक्र कमजोर होगा तो डिजायर कम होगी, लेकिन ये अगर उच्च के हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर डिजायर ज्यादा नहीं होगी, बैलेंस होगी, हम यही कहेंगे। हाँ बिल्कुल। पर आपको ना अगर सही एग्जैक्टली नापना आता है तो नाप सकते बड़े आराम से। अच्छा। हाँ देखिए, मंगल ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के मामले में काम करता है जी। मंगल जो है पुरुष के मामले में भी बहुत ज्यादा काम करता है। डिजायर एक अलग चीज होती है, डिजायर एक अलग चीज होती है और स्टेमिना एक अलग चीज होती है। अगर स्टेमिना को चेक करेंगे तो फिर पुरुष के केस में भी मंगल ही आएगा, मंगल ही रेस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा। हाँ और डिजायर शुक्र होगा। हाँ। और ऐसी लड़की के मामले में, लड़की के मामले में तो मंगल है ना, मंगल ही डिजायर है, मंगल भी ही स्टेमिना है। अच्छा, फुल एनर्जी। अच्छा। और वैसे भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए लड़की का मंगल का ज्यादा पावरफुल होना वैसी गर्गरस्ती में बड़ा दिक्कत दे जाता है। अच्छा, डोमिनेटिंग हो जाएगी। वो डोमिनेट हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ पे उसकी अगर सेक्सुअल एनर्जी को देखेंगे तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यहाँ मैटर झगड़े से नहीं है, मैटर डोमिनेशन से नहीं है।
हमारे है ना आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन हो सभ्य समाज में क्या होता है कि कुछ बातें जी। छिपाई जाती, खुल करके जी, नहीं जी। कही जाती। तो वो वाली बात है, 1:8 का रेशो होता है। वैसे ही पुरुष की एनर्जी में और स्त्री की एनर्जी में 1:8 का रेशो होता है। 1:8 का रेशो का मतलब है पुरुष की जितनी एनर्जी है उससे 8 गुना ज्यादा स्त्री में ऑटोमेटिक परमात्मा की देन से एनर्जी होती है। अच्छा। तो हमें उसको 8 गुना तो ऊपर मान ही रखा है। अब आप पुरुष को देखना है, तो अगर वो पहले ही मंगल बहुत पावरफुल लिया है तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो गैप बहुत बड़ा बढ़ जाएगा ना दोनों के बीच में। जी जी। तो ये मिसबैलेंस खड़ा हो जाता है। तो एनर्जी को पुरुष सर का मंगल स्ट्रांग होना चाहिए और लड़की का मंगल थोड़ा कमजोर होना चाहिए। अच्छा, हम उसको बात करते करते घुमा देते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं भाई, अरे नहीं लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़की दबा देगी, आदमी को ये कर देगी, वो कर देगी। कभी भी लड़की नहीं दबाती है, ये ध्यान रखना हमेशा। अच्छा। हाँ, ये वहम है, कुछ चीजें मिथ्स के रूप में होती है। क्लाइंट को तो ये बात कह नहीं सकते। हाँ, ठीक। किसी को ही नहीं कह सकते। बहुत सी और चीजें मैं बोल ही नहीं सकता। और सर जैसे अगर इस एनर्जी कम करना या बढ़ाना, इसके लिए क्या करना होगा? प्लेनेट सिर्फ प्लेनेट की पावर, जेम्स पहनाइए, एक्सरसाइज करवाइए, वो सब जो जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। अच्छा, उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, स्ट्रॉन्ग करना है। किसी का शुक्र कमजोर है तो उन्हें कहिए बढ़िया कपड़े पहन के रखे भाई, प्रेस करा के रखे, क्लीन शेव करा के रखे, है ना। अच्छा। यही होता है, सेंट वगैरह लगाए, इत्र वगैरह का लगाए, बढ़िया भोजन करे, बढ़िया खान पान करे, वो सब करना पड़ेगा। अच्छा। अगर पुरुष का मंगल कमजोर है तो लड़की भी कमजोर मंगल वाली लेनी चाहिए, कभी भी स्ट्रॉन्ग मंगल वाली नहीं लेनी चाहिए। वैसे ही एनर्जी का मिसमैच हो जाएगा, तो अपने आप ही एक दूसरे से डरते फिरेंगे। अच्छा। और कोई क्वेश्चन? 5 और 8 7 4 ये 4 था योनि विचार से। 8 7 15 4 19 तो निकल गए। 19 निकल गए गुण, 36 गुण। क्या हुआ? 36 में 19 गुण तो तीन ही में आ गए। सर इसमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से कुछ है क्या कि ये? लेकिन इम्पोर्टेंट यही है ना, इन्हीं 19 पे सब कुछ डिपेंड है। 19 पे डिपेंड हो जाएगा, इन्हीं 19 पे बहुत कुछ डिपेंड होगा। हाँ, 19 मिल गए तो समझो चल जाएगा, है ना। यही 19 सर इसमें कोई प्रायोरिटी है कि मतलब जैसे ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, ऐसा क्या? भाई बिच्छुओं की लाइन चल रही थी, किसी ने पूछ लिया आप में से सरदार कौन सा है, किसी ने कहा हाथ लगा के देख, अपने आप बता देगा। अब किसको कह दे भाई, किसको कह दे भाई शादी में ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप इसको आप क्या कह सकते हो? आप कह दो जी भकुट तो बिल्कुल बढ़िया नंबर मिल रहे हैं, नाड़ी दोष में भी बढ़िया नंबर मिल रहे हैं जी, पूरे अचीव कर रहे हैं, पर फिजिकल रिलेशनशिप में 0 है। अब क्या करोगे बताओ? नंबर 4 होने से क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है ना। जी जी। तो ये चीज है, फिजिकल रिलेशनशिप के बगैर एक अच्छी मैरिड लाइफ की संभावना कम हो जाती। फिर तो क्या है कि एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज है, सब तो ये इम्पोर्टेंट आप है। लोगों को, हाँ सारे इम्पोर्टेंट है, आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब नाड़ी शुद्धि का मतलब क्या हुआ? नाड़ी शुद्धि का मतलब हमारी नदियां जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है वो शुद्ध होनी चाहिए। अब ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर है। अगर आपको शादी होने के बाद बीमार हो गए, बच्चे खराब हो गए, तो क्या करोगे आप? ये तो अपने आप में एक चैलेंज खड़ा हो गया जान को। तो ऐसी मैरिज लाइफ से फिर बड़ी दिक्कत आ गई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, ये कोई साधारण विषय नहीं है। और बहुत सारे लड़के लड़की कहते थे हमने जो है ना ऑनलाइन कुंडली मिला ली। भाई मिला तो ली तुमने, तुम्हें समझ में क्या आया? नहीं जी देख लिया 24 गुण मिल रहे हैं, भाई समझ में क्या आया तुम्हारे? अजी बस उसमें 4 लाइनें नीचे लिख रखी थी, वही समझ में आया। ये ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके कुंडलियां मिलाई जाती है, अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं।
उसकी वजह से समस्या बढ़ जाती। अरे एक बार की बात है, मैंने 28 गुण पे कुंडली रिजेक्ट कर दी। पट्टे कहते हैं जी आपको फिर इसका मतलब तो ज्योतिष नहीं आता, हमारे पंडित जी तो 18 गुण पे मिलाते हैं। मैंने कहा भाई मैं भी मिला देता हूँ, मैं तो 17 पे भी मिला देता हूँ, पर मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। नहीं मानी जी, शादी कर ली पट्टों ने, अब तलाक का केस लिए घूम रहे हैं। अब कहते हैं पंडित जी कमाल है, फिर ये क्या ज्योतिष हुआ, 28 पे आपने रिजेक्ट करी थी और अब दोनों लड़ मरे बच्चे। मैंने कहा जब मान लेते मेरी बात। बोले जी कैसे माने, सारी दुनिया तो कहे कि 18 के बाद शादी कर लो। अरे भाई किसी एक्सपर्ट की मान लिया करो, या आए क्यों थे तुम मेरे पास? अगर मेरे पास आने के बावजूद भी आपकी तलाक हो रहा है तो फिर हमारा क्या फायदा भाई? ज्योतिषी से बड़ा चैलेंजिंग जॉब नहीं है सर, मुझे लगता कोई भी। सचिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि पब्लिक को सही ढंग से टैकल करना। हाँ, और दूसरी बात वो मिसगाइडेड होकर आते हैं ना लोग। और परेशानी जब होती है, जब कोई महिला फोन करती है, वो कहती है देखो जी मेरे बच्चे उपाय तो करेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। दूसरा मेरी मानेंगे नहीं, तीसरा घर में मैं बात कर सकती नहीं। मैं कहता चौथा ऑप्शन कोई है? भाई मैं क्या करूं? गोली खाऊंगी नहीं, इंजेक्शन लूंगी नहीं क्योंकि दर्द होता है, इलाज नहीं कराना। हाँ इलाज कराऊंगी नहीं, और ये बात किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं बीमार हूँ, और ठीक कर दो, और ठीक जरूर होना है, और करके भी तुम ही दो। अब आप क्या करोगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और टाइप के मर्द आते हैं, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। ये तो अब चक्कर में फंस गए पंडित जी, नहीं हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। भाई तुम सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। आप डॉक्टर के पास जाके कहो कि हम किसी डॉक्टर में बिलीव नहीं करते, डॉक्टर कहेगा तो फिर जा, यहाँ क्या लेने आए? तो वो चीजें ना, पब्लिक को लोक व्यवहार की कमी है। बिल्कुल। जब तुम एक आदमी के पास आ गए, पता है तुम्हें ये पैसा भी लेता है और पैसा देने के लिए तुम रेडी हो, फिर तुम्हें ये बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। पहले तो मैं एक्सेप्ट कर लिया करता, आजकल तो मैं धमका धमकू देता हूँ किसी उन्हें तो नहीं पता ना मंगल की दशा चल रही है मेरी, तो धमका तुमको देता हूँ। मैंने भाग जाए ऐसे, आया क्यों था तू यहाँ? मैंने कहा मैं भी नहीं देखता, जा अब तू वापस जा। तो पर ये गलत बात है, तो लोगों को बड़े अलग अलग ढंग से चाहिए। अच्छा कई अब बाद में आएंगे, कोई परेशानी हो जाएंगी, पंडित जी आपके पास भी आए थे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? मैंने भाई क्या बताया था? दशा अच्छी बताई थी? नहीं, दशा तो आपने खराब बताई थी। अच्छा फिर उपाय किए थे? उपाय तो हमसे हुआ ही नहीं। फिर भाई बोले नहीं आए तो थे ना आपके पास। अरे तो भाई पंडित जी कौन सा झाड़ा लेके बैठा हुआ है? मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ, इससे बढ़िया तो एक मोर की पंख की वो लगा लूं झाड़ू और तुम्हारा झाड़ा लगा दिया करूं। 1100 रुपए वैसे ही दे जाया करो, तुम भी सस्ते में निपट जाओगे, मेरे को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे भी तो आते होंगे, ऐसे भी तो आते होंगे सर जो करते होंगे नहीं और कहते होंगे कि हाँ हमने तो सब उपाय करे। सचिन आज के जमाने में यही बहुत बड़ी बात है कि झूठे लोग ज्यादा हो गए। वही तो। अच्छा, लोग करते कहाँ है? हमारे जैसा एक्सपीरियंस वाला तो पकड़ लेता है बहुत तुरंत। देखो सर कहता हम तो पकड़ लेते हैं इधर उधर घुमा के। मैं पहले बोलता नहीं, मैं कहता अच्छा ये भी कर लिया, हाँ जी ये भी कर लिया, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा तो सुनाना मंत्र कौन सा था? फिर वो फंस जाएगा। अरे इतने नहीं जी, वो था जी, वो आपने बताया तो था जी, वो अभी याद नहीं आ रहा जी। एकदम से समझ जाते हैं कि कुछ नहीं किया। जो आदमी 3 महीने तक किसी मंत्र का जाप कर लेगा, उस साल तो भूलेगा नहीं कम से कम, अगली साल जाके भूल जाए। तो लोगों को पकड़ना भी आसान है, पर उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ सदब बोलो। सर मैंने पूछना था कि अगर जो मार्स है वो 9वें घर का हाकिम हो के 5वें में बैठा हो लेकिन डिबलेटेड हो जाए, यानी कैंसर की राशि में चला जाए, तो सर ऐसे में क्या इसके होंगे, इसकी कोई मैरिड लाइफ पे भी इफेक्ट्स होंगे? देखिए मैरिड लाइफ पे हर ग्रह के कमजोर या पावरफुल होने के इफेक्ट होते हैं। हर ग्रह की कोई प्लेनेट अगर इफेक्ट, मान लो सूर्य मान लो एक्सॉल्टेड हो जाए, मैरिज लाइफ पे इफेक्ट होगा कि वो अपनी पत्नी के ऊपर डोमिनेट करेगा। अब लड़की का हो जाएगा तो वो वैसी आंखों से डराएगी, सिंपल सी बात है। तो हर प्लेनेट के एक्सॉल्टेड होने के डेबिलिटेड होने के दोनों के दुष्प्रभाव मिलेंगे ही मिलेंगे। अब डेबिलिटेड हो गया मान लो सूर्य, आदमी का हो गया तो वो डरता रहेगा, औरत का हो गया तो वो डरती रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उसमें।
चंद्रमा का एग्जाल्टेशन हो गया तो मन से फ्रैंक हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, वो भी मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब ये थोड़ी आप शादीशुदा हो गए और दूसरी औरतों को देखते फिर रहे हो। अब आप क्या बताओगे कि चंद्रमा आपका एग्जॉल्टेड है? भाई होगा एग्जॉल्टेड है तो संभाल के रखो, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो पत्नी थोड़ी स्वीकार कर लेगी, उसे बार बार ये एक्सक्यूज थोड़ी दोगे कि जी मेरा तो चंद्रमा उच्च चुका है, मैं क्या करूं? ये एक्सक्यूज नहीं है ना। तो होगा ऐसा, अगर जिसका चंद्रमा उच्च का है तो नीच का हो जाएगा तो चुप, फिर वो सर ये मैं मार्स का पूछ रही थी, इसका मंगल का मैं पूछ रही मार्स थी। का ही पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा हर ग्रह के एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड होने के फायदे और नुकसान है। तो मंगल डेबिलिटेड हुआ है तो जरूर नुकसान है। मंगल तो वैसे ही स्टेमिना है, वैसे ही एनर्जी है। समझ गए? तो सर ये फादर के इशू भी दिखा सकता है अगर ये मतलब नामे का हक रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर का इशू दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है सर। फादर के कामकाज पे दिक्कत दे सकता है, कई काम कर सकता है ये। चलिए भाई चलते हैं, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत सर बढ़िया मुझे क्लास तो लगी। बहुत लगने बढ़िया लगा क्लास था है आज।